और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान की। महाराष्ट्र के सियासी संकट में हलचल अब तेज हो गई है। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सहमति की खबर है। सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार बनी तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, जबकि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इधर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं। वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार से 22 से 24 जून के बीच लिए गए फैसलों की जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र में मचे घमासान पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। तो चलते हैं उनके पास और जानते हैं क्या कुछ है समीकरण और किस तरीके से फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक, कल वेट एंड वॉच की पोजीशन में हमने देखा था बीजेपी को, और आपने कहा था कि बहुत ही फूक फूक के अपने कदम बीजेपी रख रही है। तो क्या ये कदम धीरे धीरे विधान भवन की तरफ ले जाएंगी? क्या फिर से शपथ ग्रहण दिखेगा क्या? बिल्कुल सही कहा स्मिता आपने। देखिए, बीजेपी वेट एंड वॉच के कल तक उसमें थी, मोड में थी, लेकिन बीजेपी पर्दे के पीछे काफी ज्यादा एक्टिव थी। मैंने आपको बताया था कि बीजेपी पर्दे के पीछे काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन अब जो है बीजेपी पर्दे के आगे आकर भी सुपर एक्टिव हो गई है। सुपर एक्टिव इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि देखिए, देवेंद्र फडणवीस अब दिल्ली में बैठे हुए हैं और जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में लीगल टीम से मिल रहे हैं कि अगर लीगैलिटी में कोई मामला फंसता है कि व्हीप कौन होगा, अगर पार्टी अगर जो फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें कोई लीगैलिटी कोई इशू ना हो, इसलिए वो दिल्ली में अपनी लीगल टीम के साथ मिल रहे हैं। और यही जानकारी मिल रही है कि लीगल टीम से मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस तुरंत अभी दिल्ली से फ्लाई करके मुंबई में आएंगे। मुंबई में आने के बाद फिर से वो अपनी मीटिंग और बैठक का दौर है वो जारी रखेंगे, क्योंकि अब देखिए बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है। बीजेपी अब साफ पे कह रही है कि एकनाथ शिंदे का गैंग जो गुट है वो अगर हमारे पास आता है तो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें कि अगर सरकार बनती है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट के साथ तो देवेंद्र फडणवीस सीएम रहेंगे और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम रहेंगे। यहां तक ये जानकारी मिल रही है कि फ्लोर टेस्ट अगर होगा तो फ्लोर टेस्ट में कैसे जो एकनाथ शिंदे की जो गुट है वो एंट्री करेगी। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर पर हो रहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो एकनाथ शिंदे के गुट के जितने विधायक है वो फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि एब्सेंट हो जाएंगे। अगर वो एब्सेंट होते हैं तो जो टोटल नंबर है स्मिता पूरे विधान भवन में 288 सीटें हैं, उनमें से अगर एकनाथ शिंदे के गुट एब्सेंट होती है 40 से ज्यादा विधायक शिवसेना के, निर्दलीय छोड़ दीजिए आप, तो नंबर जो है वो सीधे 288 से 248 आ जाता है। उसका हाफ करेंगे तो 124, यानी कि बीजेपी के पास पहले से ही 113 115 निर्दलीय विधायक उनकी मुट्ठी में है, जिनके और जो बाकी के निर्दलीय विधायक है उनको भी अपनी तरफ खींच लेंगे। तो जो नंबर है वो आसानी से बनेगा और वो सरकार बना पाएंगे। अब सवाल उठता है कि बाकी के विधायकों का क्या होगा, और ये जानकारी मिल रही है कि जब नंबर उनके पूरा हो जाएगा, सरकार बनाने की स्ट्रांग रहेगी, तो बाकी के जो बाकी विधायक है वो बैकडोर एंट्री कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो मास्टर प्लान है वो बीजेपी तैयार कर रही है। हालांकि 1-2 दिन और समय लगेगा, फ्लोर टेस्ट के बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। यानी कि विवेक, गुवाहाटी से विधायकों की बाढ़ अब दिल्ली आने वाली है और इसका इंतजार भी, माफ कीजिएगा, मुंबई आने वाली है और इसका इंतजार भी किया जा रहा है। पूरी प्लॉटिंग इसको लेकर तैयार भी की जाए और शायद इसीलिए आज अमित शाह से उनकी मुलाकात भी। लेकिन इस बीच बार बार उनको बुलाने की जो कोशिश हो रही है शिवसेना की तरफ से, एनसीपी की जो एक्टिविटी है, कांग्रेस की जो एक्टिविटी है, वो क्या बता रही है? देखिए स्मिता, आप इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तरफ जो उद्धव ठाकरे उन्होंने बाकायदा एक इमोशनल स्टेटमेंट जारी किया है। उस इमोशनल स्टेटमेंट, मराठी में स्टेटमेंट है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। इमोशनल स्टेटमेंट जारी करके सभी विधायकों को बोला कि देखिए, आप लोग शुरू से ही शिव सैनिक हैं, आपके परिवार वालों की और आपकी चिंता उद्धव साहब ठाकरे करते हैं। आपको कुछ भी तकलीफ है, कोई भी दिक्कत है, आप सामने आके बैठकर बातचीत करें। आपका घर है मातोश्री, आपके जो नेता हैं एक परिवार की तरह है। तो एक इमोशनल कार्ड अब खेलने की कोशिश की है उद्धव ठाकरे ने, और इमोशनल कार्ड अब मुझे लगता है कि इमोशनल कार्ड खेलने की अब जो तरीका है वो काफी देरी हो चुकी है, क्योंकि जो बागी विधायक उन्होंने मूड बना लिया है कि अब वो शिवसेना में आना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन इमोशनल कार्ड और जिस तरीके से जो कार्रवाई उन्होंने की थी वो भी खेल रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे जो गुट है पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे इमोशनली करें या डरा धमकाई करें, पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो बागी विधायक हैं उनके गुट में आ जाए, ताकि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो कुछ विधायक जो है जो नाराज हैं उनको मनाकर वो अपने पक्ष में लाएं। लेकिन इसकी स्थिति अब बहुत कम दिख रही है। बिल्कुल, यानी कि मातोश्री का दरवाजा
बहुत देर के बाद इन्होंने खोला है, वरना शायद इतने विधायक नाराज इतने बड़ी संख्या में तो नहीं हुए होते। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट और जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कल तक जो वेट एंड वॉच की पोजीशन में बीजेपी थी वो फिलहाल सुपर एक्टिव हो गई है और कहीं ना कहीं हलचलें इधर भी तेज। लेकिन इधर एकनाथ शिंदे आज गुवाहाटी में होटल से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि वो शिवसेना में हैं और शिवसेना में ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बाला साहब के हिंदुत्व की विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने साफ किया कि वो जल्द ही मुंबई आएंगे। शिंदे का दावा है कि उनके साथ रुके सभी विधायक बेहद खुश हैं। हमारी जो बात है ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों पर हमला बोला। राउत ने कहा कि बागी विधायक 11 जुलाई तक असम आराम करेंगे और महाराष्ट्र के लोग हर कदम पर उद्धव ठाकरे के साथ हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना लगातार विधायकों के संपर्क में है और गुवाहाटी में रुके सभी विधायक बागी नहीं हैं। पहाड़, पानी, तो उनको 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। जरूर 11 तारीख के बाद जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख। मतलब कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नजर फिलहाल नहीं आ रही, क्योंकि शिवसेना के नेता अनिल देसाई ने भी कहा कि एक बार फिर बल्कि उन्होंने दावा किया है कि बागी विधायकों में से 20 विधायक उद्धव सरकार के साथ हैं। उम्मीद रखते हैं और कुछ ऐसे 20 के ऊपर विधायक है जो शीर्ष नेतृत्व के, शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ में संपर्क में है और वो आना भी चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी अपनी बात रखी है कि अगर मुंबई में आते हैं या हाउस में आते हैं, हाउस में अगर जब विश्वास दर्शक के लिए अगर जाएंगे, कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जाएंगे, तब महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, शिवसेना के पक्ष में समर्थन रहेगा उनका। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों से वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने बागी विधायकों से कहा कि आप कुछ दिनों में गुवाहाटी से फंसे हुए हैं, गुवाहाटी में फिलहाल कुछ दिनों से, आपके बारे में हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। आप में से कई लोग संपर्क में भी हैं, आप सभी दिल से शिवसेना में हैं। उद्धव ने आगे कहा कि आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्य ने मुझसे भी संपर्क किया और अपनी भावनाओं से मुझे अवगत कराया। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। आप मेरे सामने बैठो, शिव सैनिकों और लोगों के मन में जो भ्रम है उसे दूर करो। उसमें ये निश्चित तौर पर एक निश्चित रास्ता निकलेगा। हम साथ बैठेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। उद्धव ने बागी विधायकों से कहा कि किसी भी गलतियों के झांसे में ना आए, किसी भी चीज के। शिवसेना ने आपको जो सम्मान दिया है वो कहीं नहीं मिल सकता। क्या महाराष्ट्र के सियासी संकट का अंत करीब आ रहा है? क्या बीजेपी के साथ जाएगा शिंदे गुट? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और महाराष्ट्र के सियासत के बाद अब बात मार्केट की करेंगे। अब मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 16 पॉइंट चढ़कर 53,077 पर और निफ्टी 18 पॉइंट चढ़कर 15,850 पर बंद हुए। सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, ऑटो, एनर्जी शेयरों में रही, तो वहीं सबसे ज्यादा दबाव आज बैंकिंग, फार्मा शेयरों पर रहा। मार्केट का पूरा एक्शन समझते हैं सुमित मेहरोत्रा थे। सुमित, बताइए क्या कुछ रहा आज बाजार का एक्शन? देखिए, शुरुआत तो थोड़ी कमजोर थी लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी मार्केट्स ने दिखाई थी। इंडेक्स फ्रंट पे आपको भले फ्लैटिश टोन पे कामकाज दिखाई पड़ेगा लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी के साथ ही कारोबार फ्लैट होता हुआ दिखाई पड़ा है। इंडिविजुअली आपके स्क्रीन पर वो आंकड़े जो कि तेजी में रहे आज, तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में ओएनजीसी 5.5% ऊपर, हिंडाल्को 4% ऊपर, एमएनएम 3% की तेजी और कोल इंडिया करीब 2.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में टाइटन 3.5% नीचे, एशियन पेंट 3.5% नीचे, बजाज फाइनेंस 1% नीचे और डीवी स्लैब करीब
1.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में ऑयल इंडिया 7% ऊपर रहा, अदानी ट्रांसमिशन 1% ऊपर, पेट्रोनेट LNG करीब 3.5% की तेजी और JSPL भी करीब 3.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में IEX, एस्ट्रल, यूनाइटेड ब्रिवरीज और एल्केम लैब करीब 1.5 से लेकर 4.5% तक का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। F&O के टॉप गेनर्स में आज लीड कर रहा था ONGC 5.5% की तेजी के साथ, हिंडाल्को, पेट्रोनेट LNG और स्ट्राइड्स फार्मा जो करीब 4.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। F&O के गिरने वाले शेयरों में आज रहा चंबल फर्टिलाइजर, IEX, एस्ट्रल और टाइटन करीब 3.5 से लेकर 5.5% तक का फॉल यहां देखने को मिला। तेजी थी आज मेटल में, जहां पर हिंडाल्को 4% ऊपर, JSPL 3.5% ऊपर, वेदांता 3% ऊपर और हिंदुस्तान कॉपर करीब 3.5% की तेजी वहां देखने को मिली। और लास्टली आज मूव था ऑटो में, जहां पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट 8% ऊपर, अशोक लेलैंड 2.5% ऊपर, M&M करीब 3% ऊपर और TVS मोटर में भी रफली 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल एक बेटर साइड पर मार्केट का टोन देखने को मिला। हालांकि रिकवरी अच्छी थी, लेकिन क्लोजिंग जरूर फ्लैटिश साइड पे होते हुए दिखाई पड़ी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो मार्केट का ये हाल थोड़ा मिला जुला और अब बात रुपए की, जो आज थोड़ा लुढ़क गया। रुपए में आज डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली, जहां पर रुपया आज के कारोबार में 78.84 रुपए प्रति डॉलर के भाव गिर गया। हालांकि फिर इसमें मामूली से सुधार भी हुआ, ये 78.77 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। ये रुपए के लिए अब तक का सबसे निचला स्तर है। दरअसल घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के चलते रुपया आज इतना कमजोर हुआ। इससे पहले सोमवार को रुपया 78.34 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और अब बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक की। वो इसलिए क्योंकि MSME और छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर यहां से आई। हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि ई-कॉमर्स कारोबार के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम वाले कारोबारी को भी ई-कॉमर्स वो कर सकते हैं। चंडीगढ़ में 2 दिनों की जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है, जहां से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी वहां मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेते हैं। आलोक, क्या कुछ खबर है MSME के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए कितनी राहत भरी खबर होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक में? बिल्कुल, देखिए जो जीएसटी कारोबारी हैं और खासतौर से छोटे और MSME कारोबारी हैं, उनके लिए जीएसटी काउंसिल से अच्छी खबर आई है। जो लंबे समय से डिमांड थी कि जो कंपोजिशन कारोबारी हैं या फिर जो छोटे कारोबारी जिनको जीएसटी कराना मैंडेटरी था ऑनलाइन बिजनेस यानी ई-कॉमर्स बिजनेस करने के लिए, उन सभी लोगों को जीएसटी काउंसिल से राहत मिलने की खबर है। यानी अब जो छोटे कारोबारी हो गए जिन्हें जीएसटी कराकर ही अब ई-कॉमर्स बिजनेस करना था, उनको अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ अपना पैन डिटेल, बिजनेस डिटेल ही देना पड़ेगा। उसके बाद से वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकेंगे। दूसरा, कंपोजिशन कारोबारियों को जो अभी तक ऑनलाइन बिजनेस करने की इजाज़त नहीं थी, उनको इजाज़त मिल जाएगी। यानी कंपोजिशन कारोबारी भी अब ई-कॉमर्स बिजनेस कर सकेंगे। तो ये बड़ी राहत MSME कारोबारी और छोटे कारोबारियों के लिए आई है। साथ ही जो टोटल जीएसटी कारोबारी हैं उनके लिए भी कुछ राहत है, जैसे कि जो 2 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारी हैं, उनको सालाना जो जीएसटी रिटर्न भरने की छूट थी वो 1 साल और जारी रहेगी। इसके अलावा जो मंथली जीएसटी रिटर्न भरने को लेकर जो GSTR 3 भी है, उसमें अमेंडमेंट का जो प्रस्ताव था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसको अप्रूवल मिल गया है। और साथ ही साथ जो GSTR 3 भी रिवाइज करने के लिए कुछ एडिशनल फॉर्म्स को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है तमाम लोगों के लिए जो कि अपना मंथली जीएसटी रिटर्न रिवाइज करना चाहते थे या फिर उसमें अमेंडमेंट करना चाहते थे। इसके अलावा कुछ कारोबारियों के लिए और राहत है, जैसे कि जो अमाउंट उनके क्रेडिट या इलेक्ट्रिक क्रेडिट या कैश लेजर में बच जाता था, उस अमाउंट का वो इस्तेमाल अब फर्दर जीएसटी चुकाने के लिए कर सकेंगे। हालांकि उससे पेनल्टी, ब्याज या कोई फीस नहीं चुका पाएंगे। इसके अलावा जो असेसमेंट ईयर, जो कोविड पीरियड के बीच में जो छूट मिली हुई थी कारोबारियों की, जो कि जिसके लिए रिफंड के लिए क्लेम लेने के लिए फॉर्म भरना पड़ता था, वो अब क्लेम नहीं भरना पड़ेगा। और इसके अलावा जो कुछ कंपोजिशन कारोबारियों को 30 जून को जो डेट एक्सपायर हो रहा था उनका रिटर्न फाइलिंग का CMP 08 फॉर्म्स, वो अब 28 जुलाई यानी कि 30 जुलाई तक भर सकेंगे। तो ये कुछ राहत कारोबारियों के लिए इस जीएसटी काउंसिल की तरफ से आने की खबर है। और साथ ही साथ बड़ी खबर जो MSME कारोबारियों के लिए ई-कॉमर्स बिजनेस को लेकर। बिल्कुल, बहुत ही राहत भरी खबर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आलोक। तो कुल मिलाकर बहुत ही राहत मिलने वाली है आगे जितने भी MSME के छोटे कारोबारी हैं उन्हें। अब अगले 5 साल में करीब 25,500 करोड़ के AC और LED लाइट्स का उत्पादन होगा। दरअसल व्हाइट्स गुड्स
PLI स्कीम के दूसरे चरण के लिए सरकार ने LG, मित्सुबिशी समेत 15 कंपनियों का सिलेक्शन किया है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ये 15 कंपनियां कुल कितना निवेश करेंगी और इसमें कौन कौन से कंपनी शामिल होंगी? देखिए, जो 15 कंपनियां हैं वो कुल मिलाकर ये कंपनियां निवेश करेंगी करीब 1368 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, अगले 5 साल में निवेश करेंगी। और इससे निवेश से करीब 25,583 करोड़ रुपए के ये प्रोडक्ट जो है AC LED उनका उत्पादन होगा। इससे करीब 4000 नए रोजगार के मौके पैदा होंगे और इस पूरे क्षेत्र में AC हो LED हो, इसमें आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के दूसरे चरण के जरिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की प्लानिंग फिलहाल PLI की चल रही है। और अब बात टमाटर की, क्योंकि टमाटर के साथ साथ अब आलू और प्याज के दाम आम आदमी की जेब ढीली करने में लगे हैं। इस महीने में 4 रुपए प्रति किलो दाम बढ़े हैं। मॉनसून में सुस्ती के चलते कीमतें आगे भी बढ़ सकती हैं। डिटेल लेते हैं असीम से। असीम, क्या है आलू प्याज के दाम में बढ़ोतरी की खबर? देखिए, कई राज्यों में बेमौसम बरसात और आंधी तूफान की वजह से टमाटर की फसल का काफी नुकसान जो हुआ था। इसकी वजह से टमाटर की कीमतें जो है बढ़ गई हैं। फिर टमाटर पिछले एक महीने से 50 से 60 रुपए प्रति किलो जो है मिल रहा है, लेकिन अब आलू और प्याज की कीमतें जो है वो भी बढ़ने की शुरुआत जो हो गई है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो आलू की कीमतों में 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। आलू जो है पहले 22 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन अब 26 रुपए किलो जो है वो मिल रहा है। अगर मैं प्याज की बात करूं तो पहले 25 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन अब 29 रुपए किलो जो है मिल रहा है। खासतौर पर इस बार मानसून जो है वो काफी कमजोर है। कई राज्यों में भी मानसून की बारिश में काफी कमी जो है देखने को मिली है। महाराष्ट्र में 71% की कमी है, झारखंड में 40% की कमी है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी मानसून की कमी जो है वो देखी जा रही है। तो इसका असर इनके दामों के ऊपर जो है वो आगे भी जो है वो पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मानसून जल्दी अपनी रिकवरी जो है कर लेगा और देश में अच्छी बारिश जो होगी। इस बार मौसम विभाग ने मानसून नॉर्मल रहने का अनुमान जो है वो जताया। तो उम्मीद यही है कि इस बार बारिश जो अच्छी होगी और इनके दाम जो है काफी आने वाले दिनों में कम होंगे और उपभोक्ता को इनके दामों से राहत जो है मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया असीम तमाम जानकारी और डिटेल्स के लिए आपका। और ऑनलाइन फ्रॉड में रोज नए तरीके खोजे जा रहे हैं। ठगों की नजर आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन पर है और वो आपसे OTP निकलवाना चाहते हैं। आप कैसे बचेंगे, इसके लिए जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि भारत में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1 लाख के पार पहुंच गई है। इस बीच राहत की बात यह है कि वायरस का कोई नया वेरिएंट अब तक नहीं मिला है। दरअसल राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट अभी तक तो नहीं आया है। हालांकि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी निगरानी की जा रही है और नए वेरिएंट को लेकर लगातार जांच भी चल रही है, पर अब तक कोई नया वेरिएंट नहीं मिल पाया है। और अब बात मुंबई की करेंगे, जहां के कुर्ला में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां कुर्ला के नाइक नगर में 4 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 12 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया है, जबकि 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। NDRF की टीम फिलहाल वहां राहत बचाव में जुटी हुई है। यह इमारत काफी पुरानी थी और BMC ने इसे खाली कराने का नोटिस भी दिया था। बावजूद इसके यहां पर रह रहे लोगों ने खाली नहीं किया और लगातार हो रही बारिश से यह इमारत गिर गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे पहुंचे। हालात का जायजा उन्होंने लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि BMC जब किसी इमारत को लेकर नोटिस जारी करे तो उसे खाली कर देना चाहिए। फिलहाल मलबे में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू करना प्राथमिकता है। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को पुलिस ने यानी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में की गई है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट में सेक्शन 153A और साथ ही 295A के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई। जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक जुबैर के खिलाफ ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जुबैर से पूछताछ की।
पुलिस ने दावा किया है कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जुबैर की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं, साथ ही इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने उनकी गिरफ्तारी की निंदा की, तो अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी उनके समर्थन में आया। जुबैर की तत्काल रिहाई की उन्होंने मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।